हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने रेलवे पीवाईक्यू 2.0 का नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन वीडियो लेकर के, जिसमें कि आज हम लोग थर्ड लेक्चर का रिवीजन करने वाले हैं काफ़ी रैपिड तरीके से। हालांकि इसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स का रिवीजन हो चुका है। साथ ही साथ जो पहला पीवाईक्यू सीरीज आया था पीवाईक्यू 1.1 1.0, उसका भी रिवीजन हम लोगों ने करवा रखा है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो को चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी बात रही पीडीएफ्स की, तो पीडीएफ के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। आपको वहाँ पर जो है मिल जाएगा आपका इसका पीडीएफ, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं लेक्चर नंबर थर्ड को। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, तो आपके लिए मैं यहाँ पर बता दूँ, टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए अच्छा ऑफर लेके आ रखा है यहाँ पे, जिसमें कि आपको 1 साल का टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र आपको 351 रुपये में मिल रहा है। और ये ऑफर आपका लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कल आपका जो है ये खत्म हो जाएगा ऑफर। सो जिसको भी अगर 1 साल का पास प्रो लेना है 351 रुपये में आपको मिल रहा है। उसके लिए आपको सिंपल हमारा कूपन कोड एसकैफे यूज करना पड़ेगा। आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसको भी फॉलो करके जा सकते हैं वहाँ पे और इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इसका प्राइस 615 या 700 रुपये तक जा सकता है। सो जिसका अगर एक्सपायर हो चुका है या फिर होने वाला है, आप इसको ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। एंड सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जो है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश के अनुसार जो है 42 संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। 42 अमेंडमेंट जो कि आपका 1976 में होता, तो उसके तहत मौलिक कर्तव्य जो है मतलब जोड़ा गया था। तो कौन सा सिफारिश था, मतलब कौन से समिति था, ठीक है, उसकी मतलब यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। इसी के सिफारिश पर जो है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जो है आपका ऐड किया गया था, ठीक है। मूलतः यह जो संविधान का हिस्सा नहीं था, आपको पता होगा 42 अमेंडमेंट करके जो कि 1976 में हुआ था, तो ये किया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो सिफारिश था उसके बेसिस पर सिर्फ 8 ही यहाँ पर जो है कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि जो आपका ये अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें आपका जो है 10 कर्तव्य को जोड़ दिया गया था, ठीक है। मतलब 2 कर्तव्य और ऐड किए गए थे। और अभी अगर करंट में बात करेंगे तो करंट में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसकी हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा वो 11 मौलिक कर्तव्य है। बाकी इसके पहले याद रखिएगा कि ये जो 42 संविधान संशोधन हुआ था, तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मेजर चीज़ें चेंजेस की गई थी, ठीक है। इसमें प्रस्तावना में भी चेंजेस किया गया था आपको, इसीलिए इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य जो है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है मतलब नहीं जोड़ा गया है। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि कर के प्रति कर्तव्य, ठीक है, ये और इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर सजा, ठीक है। ये ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर ये जो फॉलो नहीं करता है तो मतलब आपको अपराधी घोषित किया जाएगा। तो ये 2 कर्तव्य को जो है यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है मौलिक कर्तव्य में, याद रखिएगा। बाकी अगर बात आती है कि मौलिक कर्तव्य को हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं, तो याद रखिएगा रूस के संविधान से लिए हैं। अगर हमसे पूछेगा मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए हो जाएगा। लेकिन अगर कर्तव्य पूछेगा तो वो रूस हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका नॉन जस्टिसिएबल है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है मतलब जेल में जाना पड़ेगा या ऐसा कुछ, मतलब ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसके लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति एक आया था, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले याद रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है आपका पार्ट 4A में है, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 51A में है, जो कि 42 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। और इसका आंसर क्या है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये आया था। आगे बढ़ते हैं, न्यायमूर्ति वर्मा समिति क्या कहता है। तो याद रखिएगा कि स्कूलों में बच्चों को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना सिखाना चाहिए और कुछ अधिनियम द्वारा इनका पालन सुनिश्चित कराया जाए। ये आपका न्यायमूर्ति वर्मा समिति है, ठीक है। मतलब मौलिक कर्तव्य मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो मतलब फॉलो नहीं करेगा उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये समिति आया था इसीलिए क्योंकि इससे स्कूलों में ये शिक्षा दी जाए या फिर कुछ एक्ट्स आए, ठीक है, जिससे कि लोग इसका जो है पालन कर सकें, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो वो है आपका शिक्षा का अधिकार, जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो कि 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है 2002 में। तो वो इसमें एक ऐड किया गया इसमें, ठीक है। उस समय जो आपके मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और जब आपका ये समिति आया था स्वर्ण सिंह समिति, उस समय कौन था, तो उस समय इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस के समय ये बनी थी। इसके अलावा बात करते दोस्तों, ये तो हो गया हम लोग को स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक संथानम समिति था। संथानम समिति के बारे में याद रखिएगा कि इसी के मतलब इसी के फलस्वरूप जो आपका सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और साथ ही साथ सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं, ठीक है, ये आपका बना था संथानम समिति के
सिफारिश पे, ठीक है। इसके अलावा एक और था सरकारिया समिति। तो जो केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में आपका जो है सरकारिया समिति के अनुसार यहाँ पर जो है बताया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अ, मैंने बता दिया यहाँ पर दो चीज़ें। एक तो यशवंत सिंह समिति से आपका मौलिक कर्तव्य था, और संथानम समिति से सीबीआई सीवीसी का गठन हुआ था, और सरकारी समिति में केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशनशिप्स को लेकर के बातें हैं, ठीक है। बाकी कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार में। 51A में है, जैसा कि मैंने आपको बताई है। तो पहला है, हम संविधान का पालन करेंगे, उसके आदेशों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, मतलब जो भी हमारे देश को आज़ाद कराने में मतलब अपना बलिदान दिए हैं उनको याद करेंगे। हम भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण रखेंगे, ये तीसरा कर्तव्य है। चौथा है कि देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करेंगे, ठीक है। हम भारत के सभी लोगों के समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग, तो आप चाहें तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला मैंने जैसा कि बोला था कि इसमें जो है माता या पिता को ये मतलब है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये माता पिता को अधिकार मतलब सॉरी कर्तव्य है, ठीक है। तो ये था हम लोग का 11 मौलिक कर्तव्य। आप इसको जो है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ जैसा कि मैंने बोला वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में जो पेशावर का युद्ध हुआ था किस वर्ष में लड़ा गया था। तो आपको पता होगा महमूद गजनवी के बारे में कि ये आपका सेकंड जो है आपका मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। मतलब भारत पर आक्रमण करने वाला सेकंड मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि सबसे पहले आक्रमण किया था 1001 एडी में, ठीक है। तो वही आपका पेशावर के युद्ध के नाम से आता है, जिसमें कि राजा जयपाल के साथ इसने युद्ध लड़ा था महमूद गजनवी ने। बाकी इसके अलावा याद रखिए कि महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। उसमें से पहला वाला 1001 में जो है आपका राजा जयपाल के विरुद्ध, ठीक है। और सेकंड वाला अगर बात करेंगे इस्लामिक इन्वेजर की, तो वो आपका हो जाए, सॉरी ये तो सेकंड तो थे ही, ठीक है। अभी हम और बात करते हैं यहाँ पर महमूद गजनवी के बारे में। 17 बार तो आक्रमण किए थे, पहला बार किए थे यहाँ पर राजा जयपाल मतलब के शासनकाल में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है 1025 एडी वाला, जो कि 16वां बार आक्रमण किए थे। तो वो सोमनाथ पर आक्रमण किया था और वहाँ से लूटपाट किए थे, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, तो वहाँ पर आक्रमण किए थे 1025 एडी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब 17वीं बार आक्रमण करते हैं यहाँ पर जाटों के विरुद्ध, ठीक है, फिर उसके बाद वो आक्रमण नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि 16वीं बार जब ये आ रहे थे लूट के सोमनाथ मंदिर को, तो उन पर जाटों ने आक्रमण कर लिया था और जो भी लूट के आए थे उससे छीन लिया गया था। तो इसके बाद 17वीं बार जो है चिढ़ करके आक्रमण किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने कोई भी आक्रमण नहीं किया था महमूद गजनवी ने, ठीक है। तो ये सेकंड मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड के बारे में। तो थर्ड तो यहाँ पर दिया गया, थर्ड इस्लामिक आक्रमण जो है मोहम्मद गौरी ने किया था, जो कि गुरिड वंश से बिलोंग करते थे। अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट थे आपके मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो ये भी अब याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, फर्स्ट इस्लामिक आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर किया था। तो तीनों आप याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इस बार मतलब इसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत आता है, फिर वो चीज़ आप और कहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का 1001 एडी में। यहाँ पर जो है महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसको कि पेशावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा गया है, इस लेख की व्याख्या क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मूलतः जो है हमारा जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, वो 7 था, ठीक है। लेकिन एक अधिकार जो कि था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। तो वर्तमान में अब 6 ही बचा हुआ है, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में था हम लोगों का, तो 31 आर्टिकल में ये था संपत्ति के अधिकार, ठीक है। अभी संपत्ति के अधिकार को मतलब हटाया नहीं गया है, संविधान में मेंशन है, लेकिन मौलिक अधिकार से हटा करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। और अब ये आर्टिकल नंबर 300A में है, और पार्ट की बात करेंगे पार्ट 12 में, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल मतलब कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था, तो याद रखिएगा 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में होता, उससे इसको जो है हटाया गया, ठीक है। बाकी मौलिक अधिकार तो मैंने आपको बताया था कि यूएसए से के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और वो था मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। और ये भी यूएसए के जो आपका बिल ऑफ राइट्स था, ठीक है, अधिकारों का विधेयक, उससे इसको जो है ग्रहण किया गया है, मतलब हम लोगों ने ग्रहण किया है। आर्टिकल्स की बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो ये 12 से 35 के बीच में आता है। पार्ट की बात करें तो पार्ट 3 में आता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुद्ध सोना का सिक्का अगर बोलेगा तो वो उसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन सिर्फ पूछेगा यहाँ पर सोने का सिक्का सबसे पहले किसने जारी किया, तो ये हो जाएगा इंडो ग्रीक, यानी कि इंडो यूनानी ने जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है सोने का सिक्का जारी किया था, जो कि मध्य भारत से भारत आए थे, ठीक है। सबसे पहले यही आए थे।
और सबसे पहले इन्होंने इस सिक्के में राजा की फ़ोटो बना करके राजा को समर्पित किया था, मतलब जो उस समय के जो रूलर्स थे, मतलब जो राजा थे, उसका जो है मतलब चिन्ह बना हुआ था आपका ये सिक्के पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़। बाकी शकों ने भी यहाँ पर जो है सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, मतलब शक के बारे में याद रखिएगा कि इसके जो एक प्रमुख रूलर्स थे, ठीक है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली रुद्रदमन प्रथम, इनके बारे में याद रखिएगा कि एक जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, जो कि गिरनार गुजरात के पहाड़ियों में है। तो उसमें ये मेंशन है कि सुदर्शन झील का मरम्मत इन्होंने करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील क्या था, तो मतलब किसने निर्माण करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक पुष्यगुप्त करके थे। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने इसको बनवाया था और बाद में रुद्रदमन प्रथम ने इसको मरम्मत करवाया था। और ये जो है आपका जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उसमें इस बात का मेंशन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि जो सुदर्शन झील का मरम्मत जो है वो स्कंदगुप्त ने भी करवाया था। ठीक है, और ये जो शक हैं इनको जो है अस्काइथियंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। बाकी इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं। ठीक है, वो किसने जारी किया था, तो वो कुषाणों ने जारी किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि इन्होंने सबसे शुद्धतम सोने के सिक्के चलवाए थे और सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडारण, ठीक है, कुषाण वंश ने ही मतलब इसका करवाया था। ठीक है, कुषाणों ने भगवान के पुत्र की उपाधि ली थी, मतलब कुषाणों ने भगवान के पुत्र की उपाधि ली थी। और साथ ही साथ ये जो है चाइना का जो यौची ट्राइब था, ठीक है, यानी यौची एक जनजाति है, उससे बिलोंग करते थे ये कुषाण। ठीक है, इस इनकी राजधानी की बात करेंगे तो पहले तो पुरुषपुर था। ठीक है, उसके बाद मथुरा था। ठीक है, सेकंड मथुरा था। अगर हम बात करेंगे पुरुषपुर की तो वर्तमान पेशावर में ये आपका पड़ता है। ठीक है, तो ये कुषाण की राजधानी थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शासक की, तो इसके जो सबसे शक्तिशाली शासक जो है कनिष्क को माना जाता है, जो कि थर्ड शासक थे। ठीक है, 78 AD का ये कार्यकाल है, जब से मतलब शक संवत की शुरुआत होती है। कनिष्क के जब गद्दी पर बैठते हैं उस समय से ही आपका शक संवत की शुरुआत होती है और इसी से हम लोग का जो हिंदू कैलेंडर है, ठीक है, वो चलता है। बाकी इसके अलावा अगर बात करते हैं पहले शासक की कुषाण वंश के, तो कुजुल कटफिशिस थे, सेकंड विम कटफिशिस थे। ठीक है, इनके अभिलेख की बात करेंगे कुषाणों का, तो वो रवातक अभिलेख कहलाता है, जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको यहाँ पर जो है कुषाण के बारे में। और बाकी हमसे पूछा था कि कौन सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था, तो आपका इंडो ग्रीक ने चलाया था, जो कि मध्य भारत है, मतलब मध्य एशिया से आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा किताब जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, तो इन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखी हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इट्स अ वंडरफुल लाइफ हो जाएगा आंसर। बाकी इसके अलावा याद रखिएगा एंग्री रिवर भी इन्हीं का लिखा हुआ है। रूम ऑन द रूफ, इसके अलावा ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ए हैंडफुल नट्स, ये सब आपका जो है रस्किन बॉन्ड के ही प्रमुख बुक्स हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा इन एन आइडियल वर्ल्ड की कि ये किसने लिखा है, तो कुणाल बसु। ठीक है, कुणाल बसु ने इसको लिखा है। बाकी ये सब आपका जो है रस्किन बॉन्ड का है और एक ये इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बोला उस व्यक्ति की कानूनी घोषणा है जो ऋण चुकाने में असमर्थ है। मतलब जो ऋण चुकाने में असमर्थ होता है उसको क्या घोषित किया जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, तो दिवालिया घोषित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दिवालिया वो एक टर्म है, इसके लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसमें कि दिवालिया से रिलेटेड जो भी हो गया रूल या फिर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो भी नियम वगैरह है उसको लिखा गया उसमें। इसका इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2016 में किया गया था, याद रखिएगा। बाकी एक होता है एनपीए। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर कोई व्यक्ति 90 दिन से ज़्यादा यदि लोन को रिकवरी नहीं होती, मतलब बैंक मान लीजिए कि लोन दिया है और अगर वो 90 दिन से ज़्यादा तक अगर लोन को रिकवर नहीं कर पाता है 90 दिन के अंदर, तो वो एनपीए में चला जाता है। ठीक है, एक होता है बैड बैंक। अगर एक ऐसा बैंक होता है जो किसी दूसरे बैंक के खराब ऋण और परिसंपत्तियों को खरीदता है, मतलब बैड बैंक वैसा बैंक होता है जैसे मान लीजिए 1 साल हो गया, ठीक है, या 12 महीने हो गया और 12 महीने तक भी अगर लोन रिकवर नहीं हो पाया है, ठीक है, तो वो फिर बैड बैंक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। कॉटन मिल की बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो ये 1818 में जो आपका कोलकाता था, ठीक है, फोर्ट ग्लॉस्टर करके था, कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन ये चला नहीं था। ठीक है, फिर बाद में जो है आपका 1854 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी स्थापना की जाती है, तो सफल यही था आपका। ठीक है, 1854 वाला ही। 1854 में बॉम्बे में किया गया था, बॉम्बे स्पिनिंग केजियन देवाड़ में ये पड़ता है। ठीक है, कंपनी का नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी। तो ये पहला आपका सफल कॉटन मिल माना जाता है जो कि बॉम्बे में स्थापित किया गया था 1854 ईस्वी में। हालांकि इसके अलावा बात करेंगे फर्स्ट जूट मिल की, तो आपका 1855 ईस्वी में वेस्ट बंगाल का रिसरा जो आपका है वहाँ पर आपका जो है ये मतलब स्थापित किया गया था। जूट को आपको पता होगा कि
जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, और जो इसको स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। गोल्ड फाइबर के लिए जो क्रांति चली थी, मतलब जो ये जूट के लिए क्रांति चली थी, उसको गोल्ड फाइबर के नाम से जानते हैं, गोल्ड क्रांति के नाम से जानते हैं, स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोयम्बटूर के बारे में याद रखिएगा कि गन्ने का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, कोयम्बटूर में ही है, ठीक है। इसके अलावा ICAR, इसका भी हेड क्वार्टर जो है वहीं पर है, कोयम्बटूर में ही, यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च की। अहमदाबाद में बात करेंगे, पहला स्वयं सहायता समूह यानी कि पहला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी स्थापना, जिसका नाम था सेवा, इसकी स्थापना पहले हुई थी अहमदाबाद में ही, ठीक है। और इसी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, अहमदाबाद को ही, ठीक है। इसके अलावा कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन के लिए जो मिट्टी उपयोगी है काली मिट्टी है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो आपका क्रांति है उसको रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कॉटन को उपजाने के लिए 210 दिन जो है बिना कोहरे वाला दिन चाहिए, तब कॉटन आपका जो है उगेगा। कपास की मिट्टी जो है, सॉरी, काली मिट्टी जो इसके लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, याद रखिएगा। जूट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादक जो है भारत है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत करता है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे, निर्यातक की बात करेंगे, तो वो बांग्लादेश है, ठीक है। बड़े क्षेत्र में जो है जूट को लगाया जाता है, उस एरिया को, मतलब उस चीज़ को प्लांटेशन कहते हैं। जूट जो है आपका एक रेशेदार फसल है, इसमें आपका कॉटन, जूट और भांग आता है, ठीक है। और जूट को, जैसा कि मैंने बोला, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हम लोग का, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन था कॉटन मिल कहाँ पर, तो 1854 ईस्वी में बॉम्बे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जिसमें वह मारा गया, कौन था वो, तो टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान टोटल 3 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ता है, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा और कब कब हुआ था और कौन से संधि हुआ था, क्योंकि ये पूछता है कि कौन सी संधि हुई थी कौन सी आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। हालांकि ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, अभी हम लोग 3.0 में भी इसको पढ़े नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए डिस्कस करते हैं। 1767 से लेकर 69 के बीच में जो मद्रास के, मतलब ये हुआ था जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें जो टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली, ठीक है, वो इसमें भाग लिए थे। और इसके फलस्वरूप जो है मद्रास की संधि होती है, और मद्रास की संधि से पहला युद्ध खत्म होता है। सेकंड जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेकर 84, ठीक है, तो इसमें मतलब कि हैदर की जो है मृत्यु हो जाती है, मतलब युद्ध से नहीं, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है प्राकृतिक तरीके से। तो उसके बाद फिर इनका बेटा जो होता है टीपू सुल्तान, वो फिर आता है, गद्दी पे बैठता है, और इसी के शासनकाल में दूसरा आपका जो है आंग्ल मैसूर युद्ध होता है टीपू सुल्तान के शासनकाल में, ठीक है। और सेकंड वाले युद्ध के फलस्वरूप आपका मंगलोर की संधि होती है। 1790 से 92 में अगर हम बात करते हैं तो सेरिंगपट्टनम की संधि होती है, जो कि मैसूर की राजधानी थी उस समय, ये भी आपका टीपू सुल्तान थे इस समय। 1799 में आपका टीपू सुल्तान का डेथ हो जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। टीपू सुल्तान कब मतलब शासन में आए थे, 1782 में आए थे, मतलब ये सेकंड वाला जो आपका युद्ध हुआ था तो इसी के बीच में आपका आए थे, ठीक है, टीपू सुल्तान, याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी औरंगजेब और शिवाजी के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा औरंगजेब जो है उसका शासनकाल 1758 से 1707 माना जाता है, ठीक है। और जो पुरंदर की संधि हुई थी तो औरंगजेब की तरफ से जो राजा जय सिंह था वो उसने साइन किया था संधि पर, ठीक है, और इधर से शिवाजी थे। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर आंग्ल मैसूर युद्ध भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका एक प्रकार नहीं है, ठीक है। तो कौन मतलब स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित नहीं है वो हमसे पूछ रहा है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है कि मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, तो इसमें सशस्त्र सभा के लिए अपराध, ठीक है, ये हम लोग का जो है स्वतंत्रता का अधिकार का एक प्रकार नहीं है। अगर हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा वो अधिकार है, तो टोटल 6 अधिकार आपको पता है। समानता का अधिकार 14 से 18 में, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आता है आर्टिकल नंबर 32 से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं समानता का जो अधिकार होता है 14 से 18, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार को। तो 19 का जो आर्टिकल नंबर 1 है इसमें भी आपका बहुत सारे सब क्लॉजेज हैं, जैसे ए से लेके जी तक है, ठीक है। तो 19 का जो ए बोलता है यहाँ पर बोलने या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, मतलब भाषण की स्वतंत्रता है। 19 बी की बात करेंगे शांतिपूर्वक आप इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है। 19 सी कहता है कि संघ बना सकते हैं। 19 डी कहता है आवागमन, मतलब कहीं पर भी आप आ जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। 19 ई में बात करते हैं तो निवास करने की स्वतंत्रता है। एफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि एफ में आपका संपत्ति से रिलेटेड आपका जो है स्वतंत्रता था।
चूँकि ये अब हट चुका है इसलिए यहाँ पर ये खाली है एफ वाला, ठीक है। जी वाला की बात करते हैं, व्यवसाय की स्वतंत्रता है। तो ये सब आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। 19 का जो क्लॉज 1 है, ठीक है। 20 में आपका आता है कि अपराधों के लिए सजा के संबंध में आपका संरक्षण है। इसमें भी आपका 3 क्लॉज है। 20 का 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अपराध में नहीं था। मतलब जिस समय आपने जो अपराध किया था उस समय उस अपराध के लिए जो सज़ा है वही आपको सज़ा मिलेगा, ठीक है। ये आपका कहता है 20 का 1। 20 का 2 कहता है कि एक अपराध के लिए जो है एक बार सज़ा का प्रावधान है, मतलब दोबारा आपको नहीं मिल सकता है सेम आपको पनिशमेंट के लिए सज़ा। 20(3) की बात करेंगे तो अपराधी को स्वयं के खिलाफ गवाही के समय मजबूर नहीं किया जाएगा। ये भी आपका आर्टिकल नंबर 20 का 3rd क्लाउज कहता है, ठीक है। 21 आपका है प्राण एवं दया की स्वतंत्रता, यानी कि जीने का स्वतंत्रता आपको आर्टिकल नंबर 21 में है। और ये जो है आपका इमरजेंसी के दौरान भी आपका जो है ख़त्म नहीं होता है। इमरजेंसी के दौरान बाकी सारे जितने भी आपके मौलिक अधिकार है वो समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो 21 नंबर वाला है वो आपका ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा 19 का जो 2 है वो याद रखिएगा। ये तो हम लोगों ने बता ही दिया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर सरकार द्वारा उच्च प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, जैसे अभी आप देख रहे होंगे जो भी आपका यूट्यूब पर अभी चल रहा है वो समय रैना वाला, तो वो इसी के खिलाफ आपका जो उस पर केस हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, हो गया हम लोग का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी और भी जैसे सबका आएगा आर्टिकल उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार में ही जो है हम लोग का आता है शिक्षा का अधिकार, जो कि आपका 21A में आता है। 86th अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा मतलब देने का जो कर्तव्य है वो सरकार का है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है मतलब अधिकार है, मतलब ठीक है, याद रखिएगा आप। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है विषुव, ठीक है। विषुव किन 2 तिथियों को पड़ता है, ठीक है। यानी इक्विनॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग कल वाले मतलब जो इसका पहले वाला लेक्चर था उसमें भी हम लोग का था इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस के बारे में। देख लेते हैं इसको हम लोग फिर से। तो विषुव 2 तिथियों को पड़ता है, एक है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो 2 प्रकार का जो है आपका विषुव होता है, एक होता है बसंत विषुव और एक होता है शरद विषुव। तो बसंत विषुव आपका 21 मार्च को होता है और शरद विषुव जो है आपका 21 जून को होता है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करेंगे कि विषुव होता क्या है, तो विषुव वह समय होता है जब दिन और रात जो है आपका बराबर लंबाई का होता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका अयनांत, जिसको कि हम लोग सॉलिस्टिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वर्ष के 2 दिन जब सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा या सबसे कम पड़ती है, ठीक है। मतलब एक होता है समर सॉलिस्टिस जो कि 21 जून को होता है, ठीक है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और इसमें कर्क रेखा पर डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसी का अपोजिट है आपका शीत अयनांत, ठीक है, जिसको कि विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। 22 दिसंबर इसका डेट है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ना होकर के दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है। तो इसके उल्टा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा और लंबा रात होता है यहाँ पर 22 दिसंबर को। और इसमें जो है आपका मकर रेखा पर जो है आपका डायरेक्ट सन की रेज आपका पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 4 डेट आपको याद रखना है, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस का जो कि है 21 जून और 22 दिसंबर का, और एक होता है आपका विषुव का जो कि है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को आपका जो होता है वो बसंत विषुव होता है और 21 जून को जो है आपका होता है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, 23 सितंबर होगा, ठीक है। 23 सितंबर होगा, 23 सितंबर को जो आपका शरद विषुव होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा चारों डेट को। बाकी ये पोजीशन होता है, पोजीशन के अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बोल रहा है भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये होता है आपका महान्यायवादी, जिसको कि हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं। इसका आर्टिकल की बात करेंगे तो 76 नंबर आर्टिकल से बिलोंग करता है। इसके अंदर 4 क्लॉज हैं, ठीक है। पहला आपका बोलता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सेकंड जो होता है वो कर्तव्य की बात करता है कि जो भी विधिक मामला होता है उसमें जो है ये राष्ट्रपति को सलाह करता है। तीसरा वाला जो होता है आपका इसका क्लॉज वो कहता है कि सभी न्यायालयों में सुनवाई का इसको अधिकार है अटॉर्नी जनरल को। ये केंद्र में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम इसका स्टेट वाला पढ़ेंगे तो इसी में आप 89 ऐड कर दीजिएगा, वो भी आगे देखेंगे, ठीक है। अभी पहले देखिए यहाँ पर 4th क्लॉज कहता है, ये कहता है कि राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर ये बना रह सकता है। तो अटॉर्नी जनरल का यहाँ पर आर्टिकल नंबर 17 में चारों क्लॉज आपको देख लेना यहाँ पर, ठीक है। और ये किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। भाग जरूर ले सकता है लेकिन वोटिंग ये नहीं कर सकता, याद रखिएगा। जो भी हमारा उच्च सभा, राज्यसभा और लोकसभा है तो उसमें ये भाग जरूर ले सकता है, मतलब भाग जरूर ले सकता है लेकिन उसमें वोटिंग नहीं कर सकता है। बाकी याद रखिएगा कि ये जो अटॉर्नी जनरल, पहला अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो MC सीतलवाड़, ठीक है। और वर्तमान में ये R वेंकट रमनी है, ठीक है। इन्हीं के एक नीचे होता है, अटॉर्नी जनरल के ही नीचे एक पद होता है जो कि एक सॉलिसिटर जनरल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो अटॉर्नी जनरल के अधीनस्थ होता है।
संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की गई, याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल के लिए कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है, बस याद रखना कि अटॉर्नी जनरल के अधीन ये काम करता है, ठीक है, मतलब उससे एक पद नीचे होता है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने सेंटर में देखा कि आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी से बिलोंग करता है, सेंटर में होता है, उसी प्रकार से हम लोग का 89 इसमें अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो हमारा 165 जो आर्टिकल हो जाएगा, ये हम लोग का राज्य में आ जाएगा। राज्य में महाधिवक्ता होता है, ठीक है, मतलब सबसे देश में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी जो होता है वो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है। और अगर स्टेट में सबसे बड़ा विधि अधिकारी पूछेगा तो वो महाधिवक्ता हो जाएगा, ठीक है, जिसको कि एडवोकेट जनरल कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 88 की बात करते हैं। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि मंत्री और जो महान्यायवादी है उसको संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, ठीक है। इस तरीके से होता है, जैसे समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा दो सभा होता है, तो लोकसभा का मेंबर राज्यसभा में जा करके अपना बात बोल सकता है, राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में जाकर अपना बात बोल सकता है, लेकिन वोटिंग जो है अपने ही मतलब सभा में करेगा, मतलब अपने ही सदन में करेगा, ठीक है। लोकसभा वाला राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकता और ना ही राज्यसभा वाला राज्यसभा लोकसभा में कर सकता है। बाकी अटॉर्नी जनरल जो है किसी भी सदन में भाग जरूर ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 88 कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई आपका जो है 8598 है, ठीक है। भारत की चोटी जो है मतलब सबसे ऊंची चोटी यही माना जाता है, कंचनजंगा ही, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम दुनिया में अगर बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, 8848 मीटर इसका ऊंचाई है। सेकंड वाला जो कि K2 है, गॉडविन आइलैंड इसको बोलते हैं, 8611 मीटर है इसका हाइट, काराकोरम रेंज में ये पड़ता है, ठीक है। थर्ड अगर बात करेंगे तो ये कंचनजंगा हमारा भारत में है, 8598 मीटर। फोर्थ वाला की बात करेंगे तो लोहोत्से है, ठीक है, जो कि चीन और नेपाल के बॉर्डर तिब्बत वाला एरिया में आप कह सकते हैं, 8516 इसका जो है हाइट है। तो चारों आप याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलित वर्ग को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें कब मिली लेकिन उन्हें आम मतदाताओं द्वारा वोट किया जाना था? मतलब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि दलित वर्गों के लिए, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो है पृथक निर्वाचन जो है कब आपका स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा सितंबर 1932 में। ये कैसे आया था? तो याद रखिएगा कि एक मैकडोनाल्ड अवार्ड करके आया था 1932। इसी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि दलित वर्ग के लिए जो है पृथक निर्वाचन आपका होगा, ठीक है। इसमें क्या व्यवस्था था कि इसमें था कि मतदान भी आपका दलित वर्ग ही करेगा और जो उसमें उम्मीदवार खड़ा होगा मतलब चुनाव के लिए वो भी आपका दलित वर्ग ही होगा, ठीक है। तो ये आपका था इस व्यवस्था में। हालांकि जो आपका पृथक निर्वाचन की जो प्रणाली है सबसे पहले आपका 1909 ईस्वी में आया था, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार पार्लियामेंटो सुधार भी इसको बोला जाता है, जिसमें कि मुस्लिमों के लिए आया था ये चीज़ कि मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा और वोटिंग भी उसको मुस्लिम ही लोग करेंगे। तो पहली बार 1909 में आया था, लेकिन अगर हम लोग पूछेगा कि दलित वर्ग के लिए कब आया था तो 1932 में आया था, ठीक है। और इसका श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है भीमराव अंबेडकर को जाता है, ठीक है। हालांकि इसका विरोध भी किया गया था, यहाँ पर हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या आया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, सभी धर्मों के लिए पृथक निर्वाचन, मतलब एक स्टेप ये फिर आगे चला गया था 1919 में। तभी धर्म के आधार पर किया जाने लगा। पहले तो मतलब था कि वर्ग दलित वर्ग के आधार पर था, मतलब पहले क्या था कि मतलब मुस्लिम के लिए सिर्फ था, फिर बाद में ये एक स्टेप आगे बढ़ के धर्म मतलब हिंदू के लिए अलग, फिर मुस्लिम, ऐसे करके अलग अलग पृथक निर्वाचन। लेकिन इसका पूरी तरीके से विरोध किया गया था, हम देखेंगे, ठीक है। जब 1932 में ये आपका आया था दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन, ठीक है, तो जो गांधी जी थे उस समय आपका एक यरवदा जेल था पूना में, वहाँ पर बंद थे, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में, ठीक है। तो इस केस में जो गांधी जी थे वो पृथक निर्वाचन का विरोध किए थे, ठीक है। और अम्बेडकर जी इसके समर्थन में थे, मतलब अम्बेडकर जी ये चाहते थे कि मतलब पृथक निर्वाचन होगा दलितों के लिए, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। तो इसी चीज़ को लेकर के जो है आमरन अनशन में चले गए गांधी जी, और इसके फलस्वरूप आपका पूना समझौता होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में 1932 में, ठीक है। और पृथक निर्वाचन को बंद कर दिया जाता है। फिर इसके बाद मतलब गांधी जी की बात को मान लिया जाता है, लेकिन जो आपका अम्बेडकर जी थे क्या कहते हैं कि जो आरक्षण है मतलब रिजर्वेशन का जो सीट्स हैं उसको जो इंक्रीज़ किया जाए, तो इस बात को मान लिए थे गांधी जी और ये पृथक निर्वाचन को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका सितंबर 1932 की बात है, तो इसका आंसर भी 1932 हो जाएगा। और इसके बाद फिर गांधी जी अपना जो आमरण अनशन है उसको छोड़ दिए थे, ठीक है। तो ये था हम लोग का। बाकी इसके अलावा याद रखिएगा गांधी जी के बारे में कि हरिजन सेवक संघ 1932 में ही स्थापना किया गया था। एंटी अनटचेबिलिटी लीग की भी स्थापना गांधी जी ने की थी। अम्बेडकर जी की बात करेंगे तो याद रखिएगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापना हुई थी। दलित वर्ग एसोसिएशन 1930 में। मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 जो कि कालाराम मंदिर से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी अम्बेडकर जी ने ही किया था। महाद सत्याग्रह भी आपका
अम्बेडकर जी ने ही किया था 1927 में। याद रखिएगा कि जो अम्बेडकर जी थे वो तीनों गोलमेज में सम्मेलन लेते हैं और उसमें जो है दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते थे अम्बेडकर जी। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या चीज़ें हुआ आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही था स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा नृत्य जो है असम का है। तो असम की बात करेंगे तो बिहू एक मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर जो है आपका फोक डांस है, एक प्रकार का त्यौहार भी है। तीन ये टाइप है इसका। ठीक है, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। अलग अलग टाइम पीरियड पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो बोहाग बिहू होता है बैसाख वाले महीने में यानी अप्रैल के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। माघ वाला जो है आपका माघ के महीने में यानी जनवरी के महीने में। काटी वाला जो है कार्तिक के महीने में जो कि अक्टूबर के मंथ में। तो फसल कटने के उपलक्ष्य में जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। और यही एक नृत्य भी है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे, कलबेलिया जो है आपका एक फोक डांस है राजस्थान का। ठीक है, और ये जो सपेरा जनजाति के द्वारा जो है आपका किया जाता है और इसी के एक फेमस एक्सपोनेंट है यानी कि इसी से मतलब रिलेटेड है गुलाबो सपेरा करके, जो कि ये कालबेलिया नृत्य करते हैं। कथक की बात करें जो कि एक यूपी का क्लासिकल डांस है। ठीक है, कथा के फॉर्म में जो है मतलब डांस के फॉर्म में जो है कथा को दर्शाया जाता है, इसलिए इसको कथक के नाम से जानते हैं, जो कि एक यूपी का क्लासिकल डांस है। ठीक है, इसी प्रकार से छऊ की बात करते हैं तो छऊ भी आपका तीन तरह का होता है। सरायकेला जो कि झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, मयूरभंज आपका ओडिशा में, पुरुलिया आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा छऊ को जो है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जो है 9वां साहित्यिक नृत्य मतलब क्लासिकल डांस के रूप में जो है ऐड किया गया है, लेकिन जो संगीत नाटक अकेडमी है उसको 8 ही मतलब ये मानती है। 8 कौन कौन सा है वो हम लोग देख चुके हैं पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा छऊ भी तीन प्रकार का है। सरायकेला कहाँ का, झारखंड, मयूरभंज ओडिशा, पुरुलिया वेस्ट बंगाल का। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है क्लासिकल डांस शैली से दीपिका रेड्डी जुड़ी है। कौन सी मतलब क्लासिकल डांस से है दीपिका रेड्डी। तो याद रखिएगा इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा कुचिपुड़ी, क्योंकि जितने भी रेड्डी वाले हैं जैसे कि आपका भावना रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, ये सब आपका कुचिपुड़ी से बिलोंगिंग करता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा याद रखिएगा कुचिपुड़ी का याद करने का ट्रिक है, सत्यम और सतीश लक्ष्मी जी के सत्यनारायण कथा में गए जहाँ उन्होंने एक सुंदर लड़की शोभा के साथ कच्ची पूड़ी खाई। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। सत्यम से हो जाएगा वेम्पात्ता चिन्ना सत्यम, सतीश से हो जाएगा अर्पणा सतीश राम। ठीक है, ये सब एक्सपोनेंट याद करने का ट्रिक है। इसके अलावा बात करते हैं सत्यनारायण की, तो वेदांतम सत्यनारायण एक हो जाएगा एक्सपोनेंट। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण हो जाएगा। ठीक है, स्वप्न सुंदरी हो जाएगा। ठीक है, शोभा नायडू हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दो चीज़ याद रखिएगा, दो नाम, यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि हम लोगों ने भरतनाट्यम में भी पढ़ा था, मल्लिका साराभाई को भी हम लोगों ने भरतनाट्यम में ही पढ़ा था। तो याद रखिएगा ये कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड है। ठीक है, और कुचिपुड़ी में एक चीज़ होता है तरंगम करके, जो कि एक तांबे की प्लेट होता है, उसके ऊपर जो नृत्य करते हैं मतलब कुचिपुड़ी में। ठीक है, तो तरंगम याद रखिएगा कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। तो ये जितने भी चीज़ें थे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, एक्सपोनेंट और जो भी यहाँ पर है फेमस टर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वो हो जाएगा तमिलनाडु का पूछा है। ठीक है, अगर हमसे पूरा साउदर्न पार्ट या फिर पूछेगा कि दक्षिण भारत का या फिर पश्चिमी घाट का पूछेगा तो वो अन्नाईमुड़ी हो जाएगा। ठीक है, अन्नाईमुड़ी जो कि केरला में है, जो 2695 मीटर हाइट है इसका। लेकिन अगर हमसे पूछा है तमिलनाडु का तो तमिलनाडु का सिर्फ हो जाएगा दोदा बेटा जो कि 2637 मीटर है। और इसी में आपका जो ऊटी हिल स्टेशन है वो लोकेटेड है, तमिलनाडु में ही है। ठीक है, बाकी नंदा देवी तो आपको पता है उत्तराखंड में है। इसके अलावा महेंद्रगिरी की बात करते हैं, ये ओडिशा में है। ठीक है, तो ये पूर्वी घाट का सबसे उच्चतम बिंदु है, 1501 मीटर इसकी हाइट है। और अन्नाईमुड़ी तो मैंने बता ही दिया ये है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का दोदा बेटा जो कि 2637 मीटर है इसका हाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पहले हम देख लेते हैं। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो देखिए जैसे यहाँ पर सन है। ठीक है, यहाँ पे आपका अर्थ है, यहाँ पे मून है। तो जब सन और मून के बीच में अगर आपका अर्थ आ जाता है, ठीक है, तो मून पे आपका छाया पड़ जाता है, तो इस केस को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, जब यही इसका अपोजिट सन यहाँ पर है, मून यहाँ पे आ गया और अर्थ यहाँ पर है, यानी कि सूर्य और चंद्र पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो इस केस को हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब ये हर अलग अलग टाइप का होता है। चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है, अम्बरा पेनुम्बरा होता है। ठीक है, छाया और उपछाया जिसको बोलते हैं, मतलब गहरी छाया और या हल्का छाया। तो ये आपका चंद्र ग्रहण का टाइप है, ना कि सूर्य ग्रहण का। तो हमसे यही पूछा था ना कि सूर्य ग्रहण का प्रकार कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था उसमें पेनुम्ब्रल। ठीक है, तो पेनुम्ब्रल हो जाएगा। इसके अलावा अम्बरा भी आपका जो है सूर्य ग्रहण का टाइप नहीं है। अगर हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की टाइप की तो ये 3 प्रकार का होता है।
ठीक है। अगर हम बात करें कौन कौन सा, तो एक होता है पार्शियल, जिसमें कि कुछ भाग जो है आपका सन का दिखाई देता है। एनुलर मतलब कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बीच वाला रिंग टाइप का दिखाई देता है। टोटल का मतलब जो है पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता है। तो ये 3 टाइप का जो है आपका सोलर इक्लिप्स होता है, पूर्ण, आंशिक और वलयाकार। ठीक है। और बाकी ये हो जाएगा चंद्रग्रहण का टाइप, छाया और उपछाया। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी जब चंद्रग्रहण जब होता है तो याद रखिएगा कि उस समय पूर्णिमा होता है। राखी, होली ये सब आपका पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो उस समय अमावस्या होता है, उसके दिन हम लोग को मतलब दीपावली मनाते हैं। बाकी ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि चंद्रमा जो है उसका घूर्णन काल और परिक्रमण काल जो है वो आपका सेम होता है। ठीक है। कितना होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आप देख रहे हैं सीरियस होकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हम लोग का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 होगा ना, नहीं 18 है। चलिए 18 पूछ रहा है कि अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक, स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक सादत खान बुरहान उल मुल्क थे। फिर बाद में जो अंतिम शासक थे वाजिद अली शाह थे, जिसको कि अंत में जो है कोलकाता जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि 1856 ईस्वी में जो है अवध पर कब्जा कर लिया था यहाँ पर अंग्रेजों ने। अवध को ये कहा गया था कि एक दिन जो है, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, ये अंग्रेजों ने ही कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1801 ईस्वी में जो है आपका सहायक संधि हुआ था अवध के लिए। डलहौजी ने कहा था 1851 ईस्वी में इस बात को कि एक चिड़ी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। ठीक है, 1801 ईस्वी में जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर होता है अवध के लिए। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि सहायक संधि पर और कौन कौन हस्ताक्षर किया था। तो बंगाल का एक नवाब था जो कि था मुर्शिद कुली खान, इसने भी आपका सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। हैदराबाद का था जो पहला नवाब जो कि था निजाम उल मुल्क असफ जा, तो इसने भी आपका सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। अब ये सहायक संधि था क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो याद रखिएगा 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली जो था आपका उस समय था। ठीक है, उसी ने इस सहायक संधि को लाया था। अब इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सहायक संधि के अनुसार ये था कि शासक जो था, ठीक है, अपने दरबार में अंग्रेजी अधिकारी रखना जो है अनिवार्य है। ठीक है, मतलब अपनी सेना नहीं रखना है। ठीक है, ब्रिटिश का जो आपका सेना है, ठीक है, उसका सेना आपको रखना है। ठीक है, ये चीज़ था। अपने हिसाब से आप सेना नहीं रख सकते, ये भी चीज़ था। किसी भी प्रकार की संधि बिना ब्रिटिशर्स के हस्ताक्षर पर नहीं किया जाएगा, मतलब ये भी था आपका सहायक संधि के अनुसार। ठीक है, और कौन कौन किया था, तो ये चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया। हैदराबाद का निज़ाम ने किया था 1798 में। 1799 में तंजौर या मैसूर ने भी किया था। जब टीपू सुल्तान ख़त्म हो गया था तो अंग्रेज़ों ने वोडियार वंश का एक शासक लगा दिया था और उससे जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया था। फिर उसके बाद 1801 में अवध ने भी यहाँ पर जो है सहायक संधि किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें था सहायक संधि के अंतर्गत। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि सहायक संधि क्या था। ठीक है, और इसके बदले में क्या था, सहायक संधि के बदले में मतलब उन लोगों को क्या देना था अंग्रेज़ों को कि मतलब अंग्रेज़ जो है उनका सुरक्षा करेंगे, इस तरीके से मतलब ये हस्ताक्षर हुआ था सहायक संधि पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर बोर्ड है। अपनी कक्षा में पृथ्वी की स्थिति जब वह सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए दो चीज़ होता है, जब सूर्य पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होता है और जब नज़दीक होता है। तो जब दूर होता है तो उसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। ठीक है, उपसौर में यानी कि एपीहीलियन। ठीक है, सॉरी, हाँ एपीहीलियन, दूर वाला एपीहीलियन, और जो पास वाला होता है उसको पेरीहीलियन बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा था कौन, अधिकतम दूरी पर, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, एपीहीलियन। ठीक है, याद रखिएगा ये जो मतलब कौन सा लॉ से बताया जाता है, कैपलर का जो 3 लॉ था, तो उसमें जो पहला वाला नियम है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो मतलब चारों ओर चक्कर लगा रहा ग्रह, उसके बारे में बात करता है। तो ये उसी से पता चलता है। ठीक है, कि जब मतलब सन जो होता है वो अर्थ के काफ़ी नज़दीक होता है। ये कब होता है, कितना मतलब होता है, देख लीजिए 4 जनवरी को जो है सबसे, अगर हम बात करेंगे सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, पृथ्वी 4 जनवरी को 147.1 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्स आप मान के चलिएगा। दोनों को एवरेज निकालिएगा तो जो बोलते हैं ना कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितने, 15 करोड़ किलोमीटर है, तो यही दोनों का एवरेज निकाल के बनाया जाता है। ठीक है, उपसौर की बात करेंगे तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है 4 जुलाई को ये होता है। ठीक है, 152 मिलियन किलोमीटर होता है ये। तो ये चीज़ होता है, दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी कैप्लर का तीनों लॉ हम लोग पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तो ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। जो शब्द है खेल की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो पेनाल्टी किक क्या हैंडबॉल से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, पेनाल्टी किक तो फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा हैंडबॉल जैसा कि आपको पता होगा 7 खिलाड़ी इसमें होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ग्रेशो रोमन, ठीक है, क्या ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है? नहीं, गलत है, ये आपका रेसलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हाफ नेल्सन हो गया, बाउट हो गया, पंच हो गया, जैब हो गया, नॉकआउट हो गया, ये सब आपका रेसलिंग से संबंधित है।
ठीक है। बंकर की बात करेंगे तो बंकर जो है आपका पोलो से संबंधित है। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। डायमंड जो होता है बेसबॉल से रिलेटेड, जो कि 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। बाकी गैम्बिट्स, स्टेलमेट, चेकमेट, ये सब आपका चेस से रिलेटेड है। तो हमने इसमें दोनों में से कोई सही नहीं था, इसलिए यहाँ पर दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, बोथ 1 एंड 2 यहाँ पर जो है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21। यहाँ से हम लोग का साइंस का क्वेश्चन है। बोला जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेड नाइट्रेट इसको बोलते हैं। इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये अपघटन हो जाता है। इसी को हम लोग तापीय अपघटन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जब ऊष्मा देने पर वो टूट जाता है तो ये उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लेड ऑक्साइड बनता है, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है ये भूरी झाग होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा कि जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है वो भूरी झाग होता है आपका, याद रखिएगा। तो इस प्रकार का जो रिएक्शन हुआ, ठीक है, इसको हम लोग जो है तापीय अपघटन यानी थर्मल जो है अपघटन प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसी को ऊष्माशोषी कहते हैं, यानी ऊष्मा देते हैं तब ये टूटता है, तो ये होता है। ठीक है, बाकी संयोजन अभिक्रिया आपको पता होगा कि जब जुड़ के मतलब दो या दो से अधिक प्रतिकारक मिल करके एक प्रतिफल बनते हैं तो उसको संयोजन प्रतिक्रिया बोलते हैं। इसी को ऊष्मा क्षेपी भी कहते हैं, दहन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसी का एक और एग्जांपल है, ठीक है, AgBr वाला भी। इसमें भी अगर हीट देते हैं तो ये Ag और Br2 में दोनों में अलग हो जाता है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है, कौन इसमें एक प्रकार नहीं है। तो देख लेते हैं 3 प्रकार का कौन कौन सा है। तो पहले तो कि इसका आंसर हो जाएगा सेसामॉइड्स। ठीक है, ये कोई एक प्रकार का मांसपेशियाँ नहीं है। ठीक है, मांसपेशी का प्रकार नहीं है। 3 प्रकार का मांसपेशी प्रकार होता है। ठीक है, पहला है कंकालीय, दूसरा है आपका चिकनी, तीसरा है आपका हृदयक। ठीक है, कंकाली मांसपेशी की बात करेंगे तो ये स्वैच्छिक होते हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब शाखा रहित होता है ये। ठीक है, धारियाँ इसमें उपस्थित होती हैं, एक से अधिक इसमें केंद्रक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके तंतु जो होते हैं वो लंबे और बेलनाकार होते हैं कंकाली में। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया, ये ऐच्छिक होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं। ठीक है, ब्रांच नहीं होता है, धारियाँ उपस्थित होता है, एक से अधिक केंद्रक होता है। ठीक है, तो ये सब आपका कंकालीय हो जाएगा। चिकनी पेशी की बात करेंगे तो ये आपका अनब्रांच्ड होता है, यानी अशाखित होता है, मतलब इसमें कोई शाखा नहीं होता है। शाखा नहीं है तो धारी भी नहीं होगा। केंद्रक होता है, एक केंद्रक होता है, लेकिन कंकालीय वाले में मल्टीपल होता है, लेकिन इसमें एक होता है। ये आपका अनैच्छिक होता है चिकनी वाला। स्पिंडल आकार का होता है और आंतरिक भागों में जो लेयर होता है, ठीक है, उस पे आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका छोटी आंत वगैरह हो गया, ठीक है, लीवर वगैरह हो गया, तो उसके लेयर पर आपको ये देखने को मिलता है चिकनी पेशी। अगर हम बात करते हैं हृदय पेशी की तो ये आपका अनैच्छिक होता है, धारियाँ इसमें होती है, ब्रांच आपका होता है, मतलब शाखित होता है, एक केंद्रक होता है इसमें भी, और इसके जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, वो बेलनाकार होते हैं। ठीक है, हृदय के है तो हृदय में आपको ये उपस्थित देखने को मिलेगा। ठीक है, 23 बोर्ड है, पानी को एक अर्ध परिक्रम में झिल्ली से गुजारता है और प्रदूषकों को हटा देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आरओ का आप नाम सुने होंगे, आपके घर में अगर आरओ लगा हुआ होगा जो पानी को फिल्टर करता है, तो उसमें इसी का यूज किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस ये कहलाता है। ठीक है, इसी को परासरण भी कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न की ओर जब जल का आवागमन होता है तो उसको हम लोग परासरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी ये जो विशन जो है ग्राहम का नियम भी कहलाता है। इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर डेंसिटी के मतलब रूट के। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं पहले भी। बाकी क्या होता है इसमें देख सकते हैं 3 केस होता है इसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक में क्या होता है कि ये जो आरबीसी होता है वो सिकुड़ हो जाता है। ठीक है, सिकुड़ने का कारण क्यों है, क्योंकि जो बाहर होता है वाटर में जो कंसनट्रेशन होता है वो लो होता है। ठीक है, और ये अंदर आरबीसी में जब हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, जैसे कि हम लोग पढ़ा प्राशन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो अंदर आरबीसी से ये बाहर क्यों चला जाता है और इसमें चला जाता है, इसके कारण से ये सिकुड़ जाता है। इसी का अपोजिट सिचुएशन इसमें होता है, जब हाइपोटोनिक यानी फूल जाता है आरबीसी, इसमें क्या हो जाता है कि जो बाहर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका हाई कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, और ये अंदर होता है लो कंसंट्रेशन, तो हाई से लो में अंदर चला जाता है, जिसके कारण से ये फूल जाता है। और एक जब ना तो मतलब ये कोई भी मतलब यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन दोनों का सेम होता है। ठीक है, मतलब पानी का भी और अंदर जो आरबीसी है उसमें भी दोनों सेम होता है, तो ये सेम का सेम रहता है, तो इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो तीनों केस आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये जो आपका होता है रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है, इसी को परासरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी ये वही वाला डायग्राम जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। बोला पादप कोशिकाएं जो है पशु कोशिकाओं से भिन्न होते हैं,
कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक परत होती है जिसको कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका पादप में देखने को मिलता है। पौधों में ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी ये होता है, पेप्टिन का बना होता है, ठीक है। ग्लाइकोलेक्स इसका एक स्लाइम लेयर होता है, भारी परत होता है। शैवाल जो होता है इसका जो होता है वो पेप्टिन या सेलुलोज का बना होता है। लाइकेन का जो होता है वो कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, ठीक है, जो कि एक प्रकार का जटिल शर्करा होता है, ठीक है, तो इसका बना होता है। बाकी इसके अलावा याद कीजिएगा, साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का जेलीनुमा तरल पदार्थ होता है जिसमें कि जो कोशिकांग होते हैं जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब आपका जो है उसमें होता है। प्लास्टिड की अगर बात करेंगे लवक की, तो ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है। 3 प्रकार का प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है पौधों की और खाना बनाने में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है, जैसे कि आपका जो गाजर होता है, गाजर का जो कलर होता है बीटा कैरोटीन के कारण होता है। इसके अलावा टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण होता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो ये भंडारण का काम करता है, ठीक है। किस चीज़ का भंडारण? तो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करने वाला एमाइलो कहलाता है, प्रोटीन का करने वाला एलिगोडो कहलाता है और वसा का करने वाला इलाइयो कहलाता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड और ये सेल वॉल आपने देख लिया, सिर्फ पादप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखते हैं कौन सा असंपर्क बल नहीं है, मतलब कि संपर्क बल पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि कॉन्टैक्ट में आने पर ही वो फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका घर्षण बल, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में था आपका ग्रेविटेशन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक था, तो ये सब आपका जो है कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये आपका मतलब बिना कॉन्टैक्ट बल है। लेकिन घर्षण बल बिना कॉन्टैक्ट के लग ही नहीं सकता है। इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, जो ये सरफेस है, इस पर जो अपोजिट डायरेक्शन में जो है मतलब कि फोर्स लगता है, तो ये कांटेक्ट में आने पर ही लगता है, ठीक है। तो घर्षण बल इसका आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग अनकंजर्वेशन, ठीक है, मतलब असंरक्षित बल भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल का आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है F=G m1m2/r²। जी होता है ग्रेविटेशन नियतांक होता है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको हेनरी कैवेंडिश ने दिया था 1798 ईस्वी में, ठीक है। संरक्षी बल क्या होता है? किया गया कार्य जो है पथ की स्वतंत्रता होता है, तो ये संरक्षी बल कहलाता है, ठीक है। तो घर्षण बल के बारे में याद रखना, ये संरक्षी बल नहीं होता, असंरक्षी बल होता है। इसके अलावा, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल की बात करते हैं तो F=K × Q1/Q2 Q1Q2/r² होता है। यहाँ पर K जो है एक आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका भी कुछ वैल्यू होता है, जिस तरीके से G का होता है ना उसी प्रकार से K का भी होता है। आवेश का मात्रक आपका कूलम होता है, ठीक है। तो ये था आज का टोटल 25 क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर जो है डिस्क्राइब करवा दिया है और आई होप कि आपको अच्छे से रिवाइज भी हुआ होगा। बाकी इसी तरीके से लेक्चर मिलता रहता है, तो आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर रहिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है। और बाकी काफ़ी सारे बोलते हैं रेगुलर वीडियो लाइए, तो रेगुलर वीडियो लाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बिजी भी रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ आप सभी के लिए, वही एक बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं डेली बेसिस पर कोशिश करता हूँ, लेकिन 1-2 दिन गैप हो जाता तो उससे थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी 3.0 का भी लेक्चर लाना रहता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिले करना पड़ता है, ठीक है। बाकी आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए लेक्चर के साथ। बाकी पीडीएफ्स के लिए मैंने बता दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है मैंने। चलो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाकी जो लोग लेना चाहते हैं ये टेक्स्ट बुक वाला पास प्रो ले लीजिएगा, ठीक है। इससे हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।